नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विकास और स्वागत है आपका डिसीजन क्लासेस कोचिंग में। और मैं आपको क्लास 12 का फिजिक्स पढ़ाऊंगा और आज मैं आपको ऑप्टिक्स पढ़ाऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ ऑप्टिक्स क्या है। तो ऑप्टिक्स फिजिक्स की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें आप लाइट के बारे में जानते हैं, पढ़ते हैं उसके बारे में। तो लाइट एक ऐसी चीज है जिसके लिए पूरे ऑप्टिक्स एक ब्रांच को ही बनाया गया है। तो मैं ऑप्टिक्स का एक टॉपिक बताता हूँ। सबसे पहले मैं पढ़ाऊंगा रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। तो मैं लिखता हूँ रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। तो सबसे मैं पहले आपको बताना चाहता हूँ लाइट क्या होती है। लाइट के बारे में ही पढ़ना है। तो लाइट हम सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि लाइट क्या होती है। लाइट एक एनर्जी है, फॉर्म ऑफ एनर्जी है लाइट। अगर हम दूसरे वे में देखें तो सबसे पहले हम देखते हैं लाइट क्या है। कोई भी चीज, अगर किसी भी चीज को हम देखना चाहते हैं तो उसके लिए लाइट की जरूरत पड़ती है। लाइट, कोई भी चीज देखेंगे हम टार्च से देखते हैं, टार्च से कोई अंधेरे में कुछ नहीं दिखाई देता है। जब तक लाइट नहीं है हम कुछ भी चीजें नहीं देख सकते हैं। तो लाइट, पहली बात तो हम चीजों को देखने के लिए इसका यूज करते हैं, लेकिन इसको हम अगर और दूसरे वे में देखें तो ये एक एनर्जी का फॉर्म है लाइट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी का एक फॉर्म होता है लाइट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी का क्या मतलब हुआ? लाइट जो है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों से मिलकर बना होता है। तो जो लाइट होता है, लाइट होता है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं डायग्राम में, तो अगर ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। तो लाइट हम देखते हैं कि अगर हम मान लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस में है और ऐसे चल रहा है कुछ, और मैग्नेटिक फील्ड जो है आपका जेड एक्सिस में। तो लाइट का जो प्रोपगेशन हम देखते हैं वो एस एक्स डायरेक्शन में होता है। तो ये हो गया लाइट हमारा। और अब अभी हमने आपको बताया लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। अब लाइट का जो है डुअल नेचर होता है। एक तो वो वेव के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है और एक वो पार्टिकल के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो अभी हमने आपको बताया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब लाइट की एक ऐसी बिहेवियर होता है कि वो क्वांटा एनर्जी के पैकेट के रूप में भी वो एग्जिस्ट करता है। लाइट में जो है ऐसी ऐसी कुछ ऐसे ऐसे लाइट के द्वारा ऐसी ऐसी घटनाएं होती हैं जिनको हमें समझने के लिए लाइट को कई चीजें, जैसे हम रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, ये सब समझने के लिए हम लाइट को रे मान के चलते हैं। और आगे पढ़ेंगे हम इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, ये सब करने के लिए हम लाइट को वेव मानते हैं। अब पोलराइजेशन जैसे ये सब हो गया, ये सब हम इसको लिए वेव मानते हैं। और आगे अगर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की बात करेंगे तो उसके लिए हम लाइट को मानते हैं कि क्वांटाइजेशन होता है, मतलब एक पैकेट के फॉर्म में, पार्टिकल के फॉर्म में लाइट चलती है। तो सबसे पहले हम रे ऑप्टिक्स के बारे में आप आज बात करते हैं। रे ऑप्टिक्स में हम पढ़ेंगे सबसे पहले रिफ्लेक्शन क्या होता है। आज हम रिफ्लेक्शन पढ़ते हैं। रिफ्लेक्शन क्या होता है? रिफ्लेक्शन तो हम सभी लोग जानते हैं। कोई भी लाइट होती है, अगर किसी प्लेन सरफेस में गिरती है, जैसे लाइट आसपास से आ रही है, अगर प्लेन सरफेस से गिरती हैं तो टकरा के बाहर चली जाती हैं, दूसरी दिशा में डायरेक्शन मुड़ जाती हैं। कोई अगर सरफेस हो गया प्लेन, ये नॉर्मल हो गया, लाइट अगर ऐसे आती है तो ये टकरा के ऐसे निकल जाती है, इसको हम रिफ्लेक्शन कहते हैं। तो रिफ्लेक्शन में क्या होता है कि लाइट जो है, जैसे यहां से कोई इस डायरेक्शन में आती है तो इसमें कुछ रिफ्लेक्शन के रूल्स होते हैं। तो रूल्स में क्या होता है, सबसे पहला रूल है एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो जो एंगल ऑफ इंसिडेंट होता है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है।
तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और एक दूसरा रूल क्या होता है कि जो ये हमारा जो ये नॉर्मल है, इस सरफेस के ऊपर जो नॉर्मल है, तो इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे और ये जो सरफेस का नॉर्मल है, तीनों जो है एक ही प्लेन में स्थित होते हैं, एक ही प्लेन में होते हैं। तो ये रूल हो गया, एक दूसरा रूल वो हो गया। ये तो हमारा भी प्लेन सरफेस है। अब हम स्फेरिकल सरफेस में रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे। सबसे पहले हम आपको बताते हैं मिरर क्या होता है। तो मिरर क्या होता है? मिरर वो होता है जिससे कि मिरर कोई अगर हम ग्लास ले लेते हैं, उसका एक साइड में हम पॉलिश कर देते हैं सिल्वर से या किसी भी, अगर हम पॉलिश कर देते हैं तो अगर पॉलिश कर देंगे तो क्या होगा, लाइट जो है उस सरफेस से, मिरर से, उस ग्लास से लाइट रिफ्लेक्ट होने लगती है, तो उसको हम मिरर कहते हैं। तो मिरर एक होता है प्लेन मिरर, एक होता है स्फेरिकल मिरर। तो अभी हम आपको प्लेन मिरर समझा चुके हैं। प्लेन मिरर से अभी ने आपको बताया था कैसे इंसिडेंट लाइट और रिफ्लेक्टेड लाइट, इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल इक्वल होते हैं और कैसे समझे। और स्फेरिकल मिरर के बारे में आप बताते हैं। स्फेरिकल मिरर क्या होता है? स्फेरिकल मिरर जैसे कोई स्फेरिकल हम वो ले लेते हैं ग्लास, जैसे स्फेरिकल ग्लास ले लेते हैं, तो ये तो पूरा ग्लास स्फेरिकल हो गया। तो इसका हम कोई एक अगर टुकड़ा ले लेते हैं, जैसे यहां से अगर हमने इसको कट कर दिया यहां से यहां तक, ठीक, इसको कट कर दिया और इसमें एक साइड में पॉलिश कर दिया, तो ये जो मिरर हो गया ये स्फेरिकल मिरर होता है। अब इसको अगर यहां से हम हटा देंगे सब पूरा और तो ये हो गया आपका स्फेरिकल मिरर। तो आगे चीजें जो हम पढ़ेंगे वो प्लेन मिरर के लिए नहीं पढ़ेंगे। जो चीजें हम आगे पढ़ेंगे जैसे रिफ्लेक्शन हो गया, रिफ्रैक्शन हो गया, ये सब अभी तो हम प्लेन मिरर, ये स्फेरिकल मिरर के लिए पूरा इमेज फॉर्मेशन का रूल पढ़ेंगे, ये सब पढ़ेंगे। तो ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम आपको बताते हैं स्फेरिकल मिरर के बारे में। पहले मिरर ये हो गया स्फेरिकल मिरर आपका, ये हो गया। स्फेरिकल मिरर भी दो टाइप के होते हैं, एक कॉन्वेक्स मिरर होता है और एक कॉनकेव मिरर होता है। तो जो कॉन्वेक्स मिरर होता है, कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है कि जो उभरा हुआ भाग होता है ये उभरा हुआ सरफेस होता है, उस सरफेस से रिफ्लेक्शन होता है। ये तो हमारा कॉनकेव मिरर है। कॉनकेव मिरर में क्या होता है कि जो भाग दबा हुआ होता है और उस सरफेस से रिफ्लेक्शन होता है, जो भाग उभरा हुआ होता है वो पॉलिश्ड होता है। ये हो गया कॉनकेव मिरर। ये है, ये कॉनकेव मिरर है। ये हो गया कॉन्वेक्स मिरर। ये कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, इसको हम मिटाते हैं। अब आगे की चीजें, इसके फोकस और पोल के बारे में बताते हैं। हम जनरली कॉनकेव मिरर को ही लेके चलते हैं और इसी से ही सब कुछ समझाएंगे। और इमेज में तो इमेज फॉर्मेशन में दोनों को बताएंगे कैसे इमेज कहाँ बनती है किसकी। तो ये हो गया कॉनकेव मिरर। तो ये कॉनकेव मिरर का ये सेंटर जो होता है, इसको हम पोल कहते हैं, इसको P से डिनोट करते हैं। और ये हो गया इसका फोकस, इसका
सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर का मतलब इस सेंटर, जैसे यहाँ से इसकी अगर हम ये सर्किल होता है अगर ये पूरा, तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर इसका सेंटर होता है, इसीलिए इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। तो क्या होता है इसमें कि अब हम बताते हैं फोकस। जैसे ये जब फोकस होता है F इज इक्वल टू होता है C/2। अगर इसको यहां से यहां तक हम C नहीं, ये तो C हम इसको डिनोट कर दिया है, डिस्टेंस हम इसको कुछ और ले लेते हैं, D ले लेते हैं। जैसे अगर यहां से यहां तक डिस्टेंस D है और यहां से यहां तक फोकस तक डिस्टेंस F है, तो ये हो गया F इज इक्वल टू D/2। मतलब कि जो फोकस होता है किसी कॉनकेव मिरर का या कॉन्वेक्स मिरर का जो फोकस होता है उसके रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा होता है। ये रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा होता है। इसको प्रूव भी करा सकते हैं, लेकिन प्रूव कराने की कोई आवश्यकता है नहीं अभी, केवल आप समझते चलिए कैसे होता है। अब हम इमेज फॉर्मेशन का रूल बताते हैं कि इमेज फॉर्मेशन का क्या रूल है, तभी उसके आगे कैसे इमेज बनती है वो सब बताएंगे। इसको भी हटा देते हैं, रिफ्लेक्शन नहीं, रिफ्लेक्शन के अंदर ही चल रहा है तो इसको रहने देते हैं। इमेज फॉर्मेशन रूल लेते हैं। इमेज फॉर्मेशन रूल। देखिए अब ये तो हम जानते हैं कि मिरर है, चाहे स्फेरिकल मिरर हो चाहे प्लेन मिरर हो, मिरर है तो इमेज तो बनेगी। लेकिन हम इमेज तो बना देंगे, इमेज तो ऐसे तो बन जाएगी, लेकिन हम अगर न्यूमेरिकल लगाएंगे तो हमें कुछ उसके नियम पता होने चाहिए कि अगर हम कोई भी ऑब्जेक्ट कहाँ रखते हैं, इमेज कैसी बननी चाहिए, तो ये सब हमें कुछ रूल होते हैं इमेज बनने के। तो वही मैं उस रूल को समझाने वाला हूँ। ये हो गया आपका कॉनकेव मिरर हो गया, सपोज करते हैं कॉनकेव, ठीक। अब हम ये हो गया फोकस, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये पोल हो गया। तो इमेज फॉर्मेशन के रूल में क्या है, सबसे पहले कि हमेशा जो है लाइट हमेशा राइट हमेशा लेफ्ट साइड से आनी चाहिए। तो हमेशा कोई भी लाइट आएगी इमेज बनाने के लिए तो हमेशा इस साइड से ही आएगी लाइट। और ये जो पोल है, पोल के लेफ्ट साइड में जो भी जितनी भी चीजें, जैसे कोई ऑब्जेक्ट रखते हैं तो ऑब्जेक्ट हमेशा यहाँ रखेंगे लेफ्ट साइड में, यहाँ कोई ऑब्जेक्ट रखेंगे तो ऑब्जेक्ट का जो पोजीशन है उसको निगेटिव में लेते हैं। जैसे यहाँ यू है तो यू ये हो गया, तो जब भी हम न्यूमेरिकल लगाएंगे यू को निगेटिव मिलेंगे, क्योंकि हम साइन कन्वेंशन में जानते हैं कि जैसे ये एक्स एक्सिस है, ये वाई है, और ये माइनस वाई, ये माइनस एक्स है। तो एक्स इधर आएंगे तो ये माइनस एक्स होता है, और इधर जाएंगे ये प्लेन, ये पहले जो चतुर्थांश में ये दोनों पॉजिटिव होते हैं, दूसरे में एक्स निगेटिव वाई पॉजिटिव। इसमें क्या होता है, दोनों चीजें निगेटिव होती हैं। इसमें वाई निगेटिव होता है, एक्स पॉजिटिव होता है। तो इसी के सहायता से हम इसको समझेंगे कैसे इमेज बनती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। तो हाँ, तो हमने बताया कि हमेशा जो है लाइट हमेशा लेफ्ट साइड से ही आनी चाहिए। कोई इमेज यहाँ रखेंगे तो लाइट इधर से आएगी, तभी तो इधर से डालेंगे तो थोड़ी ना इसमें तो इधर से पॉलिश्ड है तो हमेशा लाइट इधर से आएगी, इसमें टकराएगी, उसके बाद हमें कहीं इमेज बनेगी। तो अगर इमेज इधर बनती है, अगर इधर तो हम ऑब्जेक्ट रखेंगे, ये भी क्लियर हो गया, ऑब्जेक्ट हमेशा इधर रखेंगे, लाइट इधर से ही डालेंगे, तभी तो इमेज बनती है। अगर हमारी इमेज जो है इधर ही बन जाती है, कहीं भी इमेज भी अगर इधर बनती है, मान लीजिए यहाँ बनती है, इसको हम भी ले लेते हैं, इमेज जो है इसकी पोजीशन भी होती है। अगर इमेज भी इधर बन रही है तो इसको भी निगेटिव में लेना पड़ेगा, क्योंकि एक्स वाला निगेटिव है इधर, ठीक। तो ये हो गया इमेज और ऑब्जेक्ट दोनों का हम पोजीशन। अगर इमेज इधर बनती है तो इमेज अगर इधर बनती है तो वर्चुअली इमेज होती है, वर्चुअली में अगर इमेज इधर बन जाएगी तो इसके लिए हम जो भी है उसको पॉजिटिव लेंगे। अभी इसको इधर साइड में दोनों को निगेटिव लिए हैं,
लेकिन जब इधर बनेगा तो एक्स इधर क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो इमेज इधर इधर बनती है तो वी को हम पॉजिटिव लेते हैं। अब बात आ गई हाइट की। जैसे कोई इमेज है, हम पॉइंट इमेज तो ले नहीं रहे हैं कि पॉइंट इमेज है तो इसकी कोई हाइट नहीं होगी। इमेज का कुछ हाइट होता है, ऑब्जेक्ट का कुछ हाइट होता है। तो अगर हमारा ऑब्जेक्ट है ऐसे ऊपर रखा गया, जैसे ये एक्स एक्सिस है, इसके ऊपर रखा हुआ है परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर हम देखते हैं जो ऊपर जा रहे हैं तो ये वाई एक्सिस है, पॉजिटिव वाई एक्सिस है। यहाँ से हम समझ छोटा सा बना देते हैं। तो ये है माइनस प्लस। प्लस का मतलब है कि अगर ऊपर जाएंगे तो y तो पॉजिटिव है लेकिन x इसमें निगेटिव है। तो u जो है, अगर इमेज ये हाइट कुछ है तो हाइट तो अभी पॉजिटिव है, तो हाइट इसकी पॉजिटिव लेंगे हम, ऊपर जाएगा। अगर इमेज हमारी बन जाती है कुछ उल्टा ऐसे, तो इसके नीचे है तो यहाँ नीचे वाले में तीसरे जो चतुर्थांश है उसमें y भी निगेटिव होता है, तो इमेज यहाँ पे निगेटिव होगा, इसकी हाइट निगेटिव होगी। तो इसी से हम सब समझते हैं कि कोई भी क्वेश्चन आ गया तो उसमें दे देगा कि कोई ऑब्जेक्ट इतने दूरी पर रखा है मिरर के और इमेज यहाँ बन रही है, या तो फोकस पूछेगा या तो इमेज दे देगा और फोकस दे देगा, ऑब्जेक्ट पूछेगा। तो वही साइन कन्वेंशन का ध्यान रखते हुए हमें कुछ लगाना पड़ेगा। और आगे हम इमेज को समझाते हैं कि इमेज कैसे बनेगी, कौन सी कब बनती है। ये तो हो गया। अब हम आपको बताते हैं, हाँ ये तो हो गया। अब हम ये जो है इमेज का पहले वो फॉर्मूला जो होता है 1/u प्लस 1/v इज इक्वल टू 1/f। इसमें हम आपको कुछ बताना चाहते हैं। जैसे इसमें देखिए ये ऑब्जेक्ट है, u क्या ऑब्जेक्ट का पोजीशन, v है आपका इमेज का पोजीशन, f है फोकस। ये तीनों में यही रिलेशन होता है। और ये तो हो गया। अब इसी में हम साइन कन्वेंशन समझाते हैं कि अगर हम जैसे एक एग्जांपल के तौर पे हम आपको समझाते हैं कि अगर कोई मिरर है और अगर हम कहते हैं कि मिरर से जो ऑब्जेक्ट है वो u इज इक्वल टू है 10 सेंटीमीटर और जो इमेज बनती है वो v है वो 15 सेंटीमीटर से। ठीक, अब पूछ लेगा फोकस क्या होगा। तो हमें पता है कि u और v जो है अगर इसी साइड में हैं दोनों ऑब्जेक्ट और इमेज भी, तो u की जगह में माइनस रखेंगे, v की जगह में भी माइनस रखेंगे, तो ये दोनों माइनस में रखेंगे। उसके बाद यहाँ दोनों को रख के फोकस की वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि फोकस भी इधर ही है इसका कॉनकेव मिरर का, तो ये भी निगेटिव में आएगा, तो उसको फिर निगेटिव नहीं लेते हैं। ये साइन कन्वेंशन के आधार पे हमारा आंसर आता है। हालांकि हम अपने आंसर में निगेटिव लगा सकते हैं लेकिन फिर बताएंगे कि इतना सेंटीमीटर फोकस होगा, लेकिन निगेटिव में फोकस नहीं बताएंगे। ये तो हमारा साइन कन्वेंशन है कि ये इधर है इसीलिए हम निगेटिव लेते हैं। अगर इस पोल के इस साइड होता है राइट साइड में तो पॉजिटिव होता है। ठीक, अब हम बताते हैं वो इमेज फॉर्मेशन रूल में वो साइन कन्वेंशन का पार्ट था। अब हम बताते हैं अगला पार्ट इसका। ये पोल है आपका, ये है फोकस, ये है रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक, तो अब अभी हमने आपको बताया था कि हमेशा रे जो है लेफ्ट साइड से आती है। तो क्या होगा जब यहां से कोई लेफ्ट साइड से पैराक्सियल रे आती है, अगर ये जो मेन एक्सिस है इसके पैरेलल में अगर कोई रे आती है तो ये अगर रिफ्लेक्ट होके फोकस से होके जाती है। ये रूल है, ये हमेशा अगर इसके पैरेलल से जाएगी
और हमने क्या कहा, पैराक्सियल रे। पैराक्सियल रे क्या होती है? पैराक्सियल रे होती हैं, हम इसको लिखते हैं, पैराक्सियल रे। पैराक्सियल रे क्या होती है कि पैराक्सियल रे वो रे होती हैं जो कि जो इसका वो होता है, एक्सिस होता है, मेन एक्सिस होता है, इसके बहुत पास से होकर गुजरती है। मतलब ऐसे नहीं होगा कि बहुत दूर, अगर हम बहुत बड़ा सा ले लेंगे मिरर तो क्या होगा, जैसे खूब बड़ा सा मिरर ले लेंगे, अगर दूर से रे को उसको गुजारेंगे तो वो पैराक्सियल रे नहीं होती हैं। तो हमेशा इमेज फॉर्मेशन जो होता है वो पैराक्सियल रे को ही मान के चलते हैं। और एक होता है मार्जिनल रे। मार्जिनल मार्जिनल रे। मार्जिनल रे क्या होती है? जैसे पैराक्सियल रे तो हमने आपको बताया कि ये बहुत पास होते हैं मेन एक्सिस के। मार्जिनल रे होती हैं दूर से, वो दूर दूर से जाती हैं, दूर से, तो उनको उनको हम नहीं लेके चल रहे हैं यहाँ पे, हम केवल पैराक्सियल रे को ही लेके बात करते हैं। ठीक है, इसको हम हटाते हैं, इसकी भी कोई आवश्यकता है नहीं, हमने ऐसे आपको बता दिया। ऐसे जैसे आपको जानकारी रहे कि क्या पैराक्सियल रे क्या होती है, मार्जिनल रे क्या होती है। सिलेबस में वैसे आपका है नहीं ये सब। ठीक, चलिए, हमने क्या बताया अभी कि जब पैराक्सियल रे कोई आती है या मेन एक्सिस के पैरेलल कोई रे आती है तो रिफ्लेक्शन के पश्चात वो फोकस से होके जाती है। ठीक, ये पहले जब कभी हम इमेज बनाएंगे तो इन सब का यूज किया जाएगा। तो ये हो गया पहले। अगर यहां से भी अगर हम गुजारेंगे इसको पैरेलल रे, तो ये भी फोकस से होके इधर से चली जाएगी। ठीक, ये हो गया पहला, ये नियम हो गया। दूसरा नियम क्या है? दूसरा नियम ये है कि अगर पोल से कोई रे अगर रिफ्लेक्ट करती है, जैसे कोई रे आई पोल से रिफ्लेक्ट करेगी, तो पोल से रिफ्लेक्ट करेगी तो जैसे हमने आपको बताया था रिफ्लेक्शन में एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो उसी के हिसाब से ये ऐसे रिफ्लेक्ट करती हुई चली जाएगी। ये जो एंगल होगा और ये एंगल दोनों इक्वल होंगे, तो ये एक नियम हो गया। और एक और नियम क्या है कि जब भी रे आती है, अब तीसरा ये बनाते हैं नीचे, तीसरा नीचे बना देते हैं छोटा सा। ये हो गया फोकस, ये हो गया रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो तीसरा क्या है, जब भी कोई रे रेडियस ऑफ कर्वेचर से होके जाती है, जैसे यहां से कोई रे आई रेडियस ऑफ कर्वेचर से होके जाती है, तो क्या होगा कि ये जो इससे रिफ्लेक्ट होके उसी पाथ से फिर लौट जाती है। यहां से ये आई फिर रिफ्लेक्ट होके इसी पाथ से चली जाती है। तो ये हो गया, ये तीनों हो गए नियम। इन्हीं तीनों नियमों का जो है यूज करेंगे तो हमें इमेज बनानी पड़ेगी इससे। चलिए हम आगे बताते हैं आपको कैसे। ये हो गया इमेज बनाना, तो ठीक है इमेज तो बन जाएगी, मतलब ये नियम जानने बहुत जरूरी है, क्योंकि इन्हीं नियमों को अगर आप ध्यान में रखेंगे तो कहीं ऑब्जेक्ट बनाना है तो उसका रे डायग्राम बनाने के लिए कोई भी अगर आपको न्यूमेरिकल दिया गया है तो सबसे पहले उसका रे डायग्राम बनाइए। रे डायग्राम बनाएंगे तो आंसर आपको समझ में आने लगेगा कि हाँ आंसर क्या आएगा। तो रे डायग्राम बनाने के लिए आपको ये सब नियम जानना जरूरी है, क्योंकि रे आपको गुजारनी पड़ेगी, रे आएगी लेफ्ट साइड से और कहाँ टकरा के कहाँ से जाएगी ये सब पता रहना चाहिए। तो ये हो गया, ये फोकस हो गया, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो अगर हमने कहा कि कोई भी हम लेते हैं ऑब्जेक्ट, अगर हम कहते हैं फोकस पे रखी है, तो हम देखते हैं कि फोकस पे कोई बस रखी है तो उसका इमेज कहाँ बनता है। चलिए हम बनाते हैं, आपको तीनों नियम याद होंगे तो बहुत अच्छे समझ में आएगा। ठीक, ये फोकस पे हम रख दिए, कोई ये ऑब्जेक्ट है, तो हमने क्या पढ़ा था कि जब कोई भी रे
मेन एक्सिस के पैरेलल कैसे आती है, तो रिफ्लेक्शन के पश्चात फोकस से होके जाती है, तो इसको हम फोकस से ऐसे गुजार देंगे। ठीक, अब क्या करेंगे, ये हो गया। अब हम देखते हैं कि हाँ, अब और हम क्या पढ़े थे कि कोई भी ये सेंटर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर से होके जाती है तो वो उसी रास्ते से फिर लौट जाती है, फिर यहां से कोई रे आएगी, इसी रास्ते से फिर चली जाती है, ये लौट गई। तो ये आगे जाके कहीं भी एक दूसरे को कट नहीं करेंगी, कट नहीं करेंगी ना, ये देखिए दोनों पैरेलल चली जा रही हैं, कट नहीं करेंगी। तो ये क्या हुआ, अगर कोई वस्तु जो है, कोई भी ऑब्जेक्ट फोकस पे अगर रखी गई है तो उसका इमेज जो है इनफाइनाइट डिस्टेंस पे बनता है। ये फोकस पे रख दिए हैं, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे बनता है। ठीक, एक ये हो गया, फोकस पे रखे हैं। अगर हम ऑब्जेक्ट को और बढ़ाएं, मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर की तरफ, ये फोकस, ये हो गया आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर। अगर हम इसको कोई ऑब्जेक्ट को यहाँ रखते हैं तो फिर से वही नियम लगाएंगे। पहला नियम क्या है कि इसके एक्सिस के पैरेलल आती है तो फोकस से होकर चली जाती है। अब क्या करेंगे, अब हम फिर से देखते हैं, ये देखिए अब एक रे इधर से भी तो आ सकती है, तो इधर से हम इसको गिराते हैं, इसमें ऐसे आई और ऐसे निकल गई, ये फोकस से होता गया, फोकस से जाएगी इसके पैरेलल चली जाएगी, तो ये इमेज कहीं बनती है इधर ही, तो ऐसे करके इमेज बनती है। वैसे आपको अगर हम दे देंगे कि जैसे u की वैल्यू दे देंगे तो आप निकाल सकेंगे कि अगर ये वस्तु जो है ये रेडियस ऑफ कर्वेचर पे इसका इमेज बनता है कि नहीं बनता है। अभी मुझे लगता है हो सकता है नहीं बनता है, या मुझे कंफर्म नहीं है। ठीक, इतना हो गया, अभी ये हो गया। ऐसे करके इमेज तो बनती चली जाएंगी और ऑब्जेक्ट को हम इधर उधर खिसकाते जाएंगे तो इसी के करस्पॉन्डिंग इमेज बनेगी। अब हम आगे चलिए आपको पढ़ाते हैं, ये रिफ्लेक्शन हो गया। अब हम पढ़ाते हैं रिफ्रैक्शन क्या होता है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ये सब जो है रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, ये सब हम लाइट को एक रे मान के चल रहे हैं। रे है, रे का मतलब किरण, एक रे मान के चलते हैं, तो इन सब घटनाओं की हम व्याख्या कर सकते हैं लाइट की। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं, रिफ्लेक्शन तो हो गया, अब हम पढ़ते हैं रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन क्या होता है, सबसे पहले आप इसको समझिए, टर्म क्या है रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन क्या होता है कि जब कोई लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, कोई भी मीडियम हो, जैसे ये एयर का मीडियम है, तो हम अगर पानी कोई है तो पानी में हम लाइट डालते हैं, क्या होता है कि लाइट जो है अपना पाथ चेंज कर देती है। क्योंकि अगर हम एयर में देखते हैं टार्च जितनी दूर तक मारेंगे सीधे टार्च जाती है, क्यों, अगर मीडियम है उसका चेंज हो जाएगा ना, तो क्या होगा कि पाथ जो है अपना चेंज कर देती है। जैसे ये क्या हो गया, इधर एयर है और इधर कोई मीडियम है, मान लेते हैं वाटर है। ठीक, तो यहाँ इसका हम नॉर्मल, ये है, ये नॉर्मल है, ये ऐसे लाइट आई इधर से, तो लाइट तो सीधी जानी चाहिए, ऐसे निकल जानी चाहिए। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि ये जो मीडियम है हमने चेंज कर दिया है, एयर से वाटर में आ रही है, तो होगा क्या कि ये जो है ये परपेंडिकुलर की तरफ थोड़ा सा बेंड कर जाती है, ऐसे मतलब सीधी रेखा में जा करके ये थोड़ा सा बेंड हो जाती है, तो इसको क्या कहते हैं हम, रिफ्रैक्शन। ये तो एकदम सरल भाषा में हमने आपको समझाया है। दूसरी भाषा में ये कहेंगे कि जब भी लाइट क्या होता है, रिफ्रैक्शन में दो टाइप के रिफ्रैक्शन होते हैं। जब कोई लाइट जो है रेयर, एयर जो होता है वो रेयर मीडियम होता है, वाटर जो है डेंसर मीडियम है। रेयर का मतलब होता है कि इसकी जो, रुक जाइए हम बताते हैं फिर से आपको। इसको लिखते हैं
आपका डेंसर मीडियम। नाम से ही स्पष्ट है, रेयर मीडियम का मतलब है कि हल्का मीडियम, मतलब कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो रेयर मीडियम का ज्यादा होता है। और मतलब ये इसका, हाँ, रेयर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है, और मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन दोनों के अलग अलग होते हैं। जैसे इसका हम मान लेते हैं N1, इसका N2, तो हाँ ये हो गया। तो रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगी। अगर हम इसको उल्टा कर देते हैं कि अगर लाइट हम कहते हैं कि यहां से जाए डेंसर मीडियम से, अगर हम पानी से अंदर से टार्च मारते हैं बाहर हवा में, तो क्या होगा, ये जो तीर है इसको जस्ट उल्टा कर देते हैं, बस तीर का डायरेक्शन बदल देंगे और रिजल्ट बदल जाता है। क्या होगा, यहां से हम ऐसे डालेंगे, पहले क्या होता था, नॉर्मल के तरफ थोड़ा सा मुड़ जाती थी। अब क्या होगा, जब डेंसर से रेयर में जाएगी कोई लाइट तो नॉर्मल से दूर हट के चलती है। ये देखिए, आपको दिख रहा होगा, डेंसर से रेयर मीडियम में जाएगी तो नॉर्मल से दूर हट जाएगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम। ठीक है, अभी ना हमने आपको बताया कि रिफ्रैक्शन क्या होता है। एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट जब जा रही है तो क्या हो रहा है, अपने पाथ को चेंज कर दे रही है। अगर रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रही है तो क्या हो रहा है, ये जो नॉर्मल है उसके तरफ थोड़ा सा मुड़ जा रही है। अगर डेंसर मीडियम से अगर रेयर मीडियम में जा रही है तो नॉर्मल से दूर हट जा रही है। फिर से इसको हम आपको समझाते हैं, बनाते हैं कुछ इसके नियम क्या होते हैं। अभी आपको हमने बताया था लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, अब लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन हम आपको बताएंगे। मान लेते हैं एक मीडियम है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1 है, इसका N2 है, और लाइट आ रही है ऐसे कुछ। इंसिडेंट एंगल हम इसका मान लेते हैं I, और ये हो गया, ये रिफ्रैक्ट हो रही है, रिफ्रैक्शन हो रहा है, और ये रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R मान लेते हैं। पार्टली अगर लाइट आ रही है कोई तो इसका रिफ्रैक्शन हो रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि ये पूरी लाइट इधर चली जाएगी। पार्टली इसका रिफ्रैक्शन होता है, पार्टली इसका रिफ्लेक्शन होता है। रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दोनों ही एक साथ में होते हैं। कभी ये नहीं होता है कि ये 100% रिफ्लेक्ट कर जाएगी लाइट, रिफ्लेक्शन हमेशा होगा। इसको हम बना नहीं रहे हैं क्योंकि हम रिफ्रैक्शन पढ़ा रहे हैं, लेकिन फिर भी इसको हम डिनोट कर दे रहे हैं, लाइट इधर से भी जाती है, 100% नहीं होता है रिफ्रैक्शन। ठीक, अब हम क्या पढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये मीडियम अलग अलग हैं, N1 N2। ठीक, तो इसका पहला नियम क्या है कि जो इंसिडेंट रे है और जो रिफ्रैक्टेड रे है, और प्लेन जो है, इस जो ये प्लेन है हमारा जिस पे लाइट गिर रही है, उस प्लेन के परपेंडिकुलर अगर हम कोई प्लेन डालते हैं, वो प्लेन और ये इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड प्लेन परपेंडिकुलर टू द, ये इस प्लेन के जो परपेंडिकुलर होता है प्लेन, ये जो है तीनों एक ही प्लेन पे होती हैं। जैसे आप इमेजिन करिए, ये कोई प्लेन हो गया, ये प्लेन हो गया मेरा हाथ देखिए, और लाइट ऐसे आ रही है, लाइट इधर से आ रही है, तो ये इस प्लेन के हम परपेंडिकुलर एक प्लेन खींचना है, ये वाला हाथ मेरा देखिए, ये हो गया। तो लाइट जो है, ऐसे प्लेन हम देखते हैं, इसी प्लेन पे जो है इंसिडेंट रे भी है, रिफ्रैक्टेड रे भी है, और ये जो नॉर्मल है, ये तीनों एक ही प्लेन पे है। ये जो इस प्लेन के जिस पे हम लाइट डाल रहे हैं उसके परपेंडिकुलर प्लेन है, ये तीनों एक ही प्लेन पे हैं। ये तो पहला नियम हो गया। ठीक, ये पहला नियम हो गया। लिखने की आवश्यकता नहीं है, किताब में सब कुछ लिखा है, बस मैं समझा रहा हूँ। नोट्स वोट्स अभी नहीं बनाना है, मैं बताऊंगा फिर नोट्स क्या है। अभी तो मैं समझा चल रहा हूँ, आगे फिर लेक्चर में नोट्स भी बनवाऊंगा। ठीक, एक नियम हो गया। दूसरा नियम क्या है, इसको हम स्नेल्स लॉ कहते हैं। दूसरा नियम है स्नेल्स लॉ।
स्नेल्स लॉ क्या होता है? स्नेल्स लॉ होता है कि जैसे देखिए हम देखते हैं यहाँ से ये लाइट आ रही है, इंसिडेंट एंगल है, ये रिफ्रैक्टेड एंगल है, तो स्नेल्स लॉ क्या कहता है कि साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट, द रेशियो ऑफ द साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज इक्वल टू कांस्टेंट। इसका कहने का मतलब ये हुआ कि साइन आई अपॉन साइन आर ये होता है कांस्टेंट। कांस्टेंट हमेशा कांस्टेंट होगा किसी भी एंगल के लिए। ये अब अभी तो हम इसको आई मान रहे हैं, अगर हम यहाँ से लाइट डालते हैं, कुछ इसका एंगल आई को चेंज करते हैं, तो उसी के हिसाब से आर भी चेंज होगा, लेकिन साइन आई बटे साइन आर इन द ऑल केस विल बी कांस्टेंट। अब ये कांस्टेंट होता है, लेकिन कांस्टेंट किसके बराबर होता है? ये होता है n/1। अब ये n/1 क्या है? ये तो n1 हो गया, ये n2 हो गया, लेकिन n/1 क्या है? n/1 है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। मतलब ये मीडियम 2 के रिस्पेक्ट में मीडियम 1 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया। इसको n/1 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, n/1 इज इक्वल टू n2 अपॉन n1। ठीक, ये हो गया। अब इसको हम क्या करते हैं, आगे इसको मिटाएंगे। ये हो गया। अब ऊपर हम लिख देते हैं, यहाँ जगह तो है नहीं तो हम ऊपर लिखते हैं, ये हो गया। अब ये देखिए साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू n2 अपॉन n1, ये लिखते हैं इधर हम। साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू n2 अपॉन n1। अब इसको n1 को इधर मल्टीप्लाई करते हैं और साइन आर को इधर मल्टीप्लाई करते हैं n1 n2 से, तो क्या होगा? n1 साइन आई इज इक्वल टू n2 साइन आर। ये हो गया, ये हो गया। ये दूसरा नियम स्नेल्स लॉ। ये जो है n1 साइन आई इज इक्वल टू n2 साइन आर, ये आपको ये न्यूमेरिकल में बहुत यूज होगा। ये जो नियम है, जैसे कभी कभी भी कोई क्वेश्चन आएगा, कह देगा एंगल ऑफ इंसिडेंट इतना है और कोई जो है कोई भी रे जो है लाइट जो है मीडियम एयर से किसी मीडियम में प्रवेश कर रही है, एंगल ऑफ इंसिडेंट कुछ दिया है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कुछ दिया है, और पूछ लेगा कि उसका वो बताइए जो मीडियम में जा रही है उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होगा। तो यहाँ पे हमें पता है n1 पता है, एयर का n1 1 होता है। ठीक, n1 हो गया। साइन आई की वैल्यू पता है हमें, तो साइन आई हो जाएगा। n2 निकालना है, तो n2 इज इक्वल टू n1 साइन आई अपॉन साइन आर, इससे ये हो जाएगा। ठीक, इससे आपकी वैल्यू पता चल जाएगी। अभी हमने आपको बताया कि स्नेल्स का नियम क्या होता है। ठीक, अब हम आपको बता रहे हैं कि जैसे हमने क्या पढ़ा था स्नेल्स नियम में, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू n/1। ठीक, n/1 है। ठीक, अगर हम देखते हैं कि जो n/1 है, अगर n/1 इज ग्रेटर देन 1 होगा, n/1 का मतलब n2 अपॉन n1 इज ग्रेटर देन 1 होगा, तो क्या होगा? n2 इज ग्रेटर देन n1। इसका मतलब जो है n2 की वैल्यू n1 से ज्यादा होगी। इसका मतलब ये हुआ कि लाइट जो है रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में आ रही है। इसका मतलब अगर कोई दे देगा साइन आई बटे साइन आर की वैल्यू इतनी है, तो आपको बताना होगा कि कौन सा मीडियम से कौन से लाइट कैसे कहाँ से कहाँ जा रही है, तो आप इसको देख के बता देंगे। n/1 की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 1 है, लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रही है। और अगर हम इसको n/1 को अगर लेस देन 1 करते हैं, अगर ये 1 से छोटा होगा, तब क्या होगा? n2 अपॉन n1 लेस देन 1। क्या होगा? n2 जो है लेस देन n1 होगा। यहाँ पे क्या होगा? n2 लेस ग्रेटर देन n1 था, यहाँ पे n2 लेस देन n1 होगा। इसका मतलब ये हुआ कि लाइट जो है उल्टा हुआ, मतलब
डेंसर मीडियम से रेरर मीडियम में जा रही है। मतलब किसी पानी या कोई डेंसर मीडियम होगा उससे हवा में जा रही है, उल्टा जा रही है, जैसे हमने आपको बताया था। देखिए ये हुआ, ये कोई सरफेस हो गया, ठीक, ये नॉर्मल हो गया। तो अगर हम मानते हैं, अब मानते हैं ये डेंसर मीडियम है, ये डेंसर है और ये रेयर मीडियम है। यहाँ लाइट आ रही है, अगर डेंसर में से मीडियम में जाती है तो हमने आपको बताया था कि नॉर्मल से हट की जाती है, दूर हो जाएगी, ऐसे हो जाए, इधर मुड़ जाएगी, ये डिफ्लेक्ट हो जाएगी ज़्यादा। अगर उल्टा होगा तो ये इधर जाएगी। तो इसी के हिसाब से हम आपको बता देंगे, इससे आप देख के समझ सकते हैं कि लाइट कहाँ से कहाँ जा रही है और किधर किधर जाएगी। ये हो गया ये रिफ्लेक्शन हो गया। तो ठीक है, रिफ्लेक्शन हो गया। अब हम आपको बताएंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अभी तो ये आपको हम केवल समझा रहे हैं, फिर न्यूमेरिकल बाद में लगवाएंगे चैप्टर के आखिरी में, हर एक टॉपिक से न्यूमेरिकल लगेंगे। ठीक, ये हो गया रिफ्लेक्शन हो गया। ठीक, अब हम आपको समझाते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है। ये तो नाम से ही समझ में आ रहा है कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, इसका मतलब ये हुआ कि लाइट जो है टोटली इंटरनली रिफ्लेक्ट हो जा रही है, किसी मीडियम से जा रही है लेकिन वो दूसरे मीडियम में नहीं पहुंच पा रही है, वो अंदर से ही वो रिफ्लेक्ट होके फिर उसी मीडियम में वापस आ रही है। जो हम लोग नॉर्मल रिफ्लेक्शन पढ़ते थे उसमें क्या होता था, लाइट इधर से आती है, लाइट ऐसे आई, ऐसे लौट गई। इसमें क्या होगा, इसमें तो एक ही मीडियम हो गया। जैसे इधर तो ये मिरर है आपका, ये मिरर है, मिरर से रिफ्लेक्ट हो रहा है। लेकिन क्या होगा कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में क्या होता है, इस रिफ्लेक्शन में होगा कि लाइट जो है अपन 100%, जैसे यहाँ से कोई इंटेंसिटी आई, अगर इंटेंसिटी हम इसको आई मान लेते हैं, तो आपको यहाँ पे जो रिफ्लेक्टेड रे है वो आपको आई नॉट इंटेंसिटी नहीं मिलेगी, क्योंकि कुछ रे जो है पार्टली जो है रिफ्रैक्टेड हो या ट्रांसमिटेड हो जाती हैं, कुछ रे इस मिरर से बाहर भी निकल जाती हैं, कुछ इधर उधर बिखर जाती हैं। तो लेकिन जब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है उसमें ये सब केस नहीं होता है। उसमें जो आपको जितनी इंटेंसिटी आपको इधर से आ रही है वो पूरी आपको रिफ्लेक्टेड रे में दिखेगी। अब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या, इसके लिए कुछ कंडीशंस होती हैं, जैसे कि जब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा तो उसके लिए लाइट जो है डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में ही जानी चाहिए, तभी वो जो घटना होगी उसी को हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहेंगे। नहीं तो वो नॉर्मल, अभी हमने आपको जो बताया ये तो नॉर्मल रिफ्लेक्शन था। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो होता है वो एक विशेष घटना होती है, विशेष घटना होती है। अगर हम देखें, आपको हम समझा रहे हैं डायग्राम से, जैसे ये हो गया, ये मान लेते हैं ये डेंसर मीडियम है, ये रेयर मीडियम है, मतलब हवा, जैसे ये हवा हो गया, ये मान लेते हैं पानी है, पानी डेंसर होता है, हवा रेयर होता है। तो यहां से हम ये नॉर्मल खींच रहे हैं। तो अब हम देखते हैं, जैसे हमने अभी बताया था आपको कि जब लाइट डेंसर से रेयर में जाती है, यहां से जैसे कोई लाइट आई, क्या होगा, ये जो नॉर्मल है इससे दूर होके ऐसे निकल जाएगी, नॉर्मल से दूर होके निकल जाएगी, और ये हो गया, ये बाहर निकल गई। तो अभी तो ये क्या हो रहा है, ये रिफ्रैक्शन हो रहा है। लेकिन क्या होगा, जब ये एंगल ऑफ इंसिडेंट को हम बढ़ाते जाएंगे, जैसे जैसे इसको दूर करेंगे तो क्या होगा, इधर हम बना रहे हैं और
इसको मिटा देते हैं। अगर हम एंगल ऑफ इंसिडेंट को बढ़ाएंगे, जब एंगल ऑफ इंसिडेंट बढ़ेगा तो क्या होगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बढ़ेगा। तो देखते हैं फिर हम दूसरी, अब ये इधर एक और इमेज बनाते हैं इसकी। हम अभी यहाँ आई था, यहां से हो रहा है, अब इसको थोड़ा सा हम बढ़ाते हैं। जब इतना बढ़ाएंगे तो ये उसके हिसाब से रिफ्रैक्शन भी बढ़ जाएगा। ये आई बढ़ा तो आर भी बढ़ा। तो क्या होगा, ऐसे जब बढ़ाते जाएंगे तो एक कंडीशन ऐसी आएगी। यहाँ पे एक और हम इमेज बनाएंगे। एक कंडीशन ऐसी आती है जिसके लिए क्या होता है, जो एंगल ऑफ इंसिडेंट आई, जिसके लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो होता है वो π/2 हो जाता है। मतलब ये टोटली सरफेस से निकल जाती है। यहाँ से एक कंडीशन ऐसी आएगी, ये क्या होगा, ये सरफेस निकल जाएगी। अभी यहाँ पे थी रे, ये होके यहाँ से होते हुए सरफेस से ही निकल जाएगी। अब इसको बढ़ाते जाएंगे जब आई को, तो इसके लिए अब हम यहाँ देखते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंट आई है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है π/2 है। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आई है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन π/2 है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें स्नेल्स का लॉ लगाएंगे। स्नेल्स का लॉ लगाएंगे तो क्या होगा, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू, हमने आपको बताया था एन जिस मीडियम से जा रहा है, ये इसको पहले लिखते हैं, तो ये हो गया n1 2, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम 1 रिस्पेक्ट टू 2, ये n12 यहाँ लिखा जाएगा। इसको हम 1 मान रहे हैं, इसको 2 मान रहे हैं, n12 होगा। ठीक, तो हमें क्या पता है, r की वैल्यू पता है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की। यहाँ r की वैल्यू रखेंगे तो क्या होगा, साइन i की वैल्यू क्या आ जाएगी, जो साइन i है हो जाएगा n12, साइन i इज इक्वल टू n12। तो इससे हमें ये पता चल रहा है कि अगर हमें क्रिटिकल एंगल की, ये साइन i इज इक्वल टू n12 है, तो यही जो हम देख रहे हैं। अब इसके बाद क्या होगा, अब जब फिर से एंगल को थोड़ा सा और बढ़ाएंगे तो लाइट क्या होगी, टोटली जो है रिफ्लेक्ट कर जाएगी। अगर हम अब एंगल बढ़ाते हैं थोड़ा सा भी एंगल, इस हम दूसरे इसके से बढ़ाते हैं, अब क्या होगा, जब हम अब एंगल बढ़ाएंगे फिर से, तो जब फिर से एंगल बढ़ाएंगे तो क्या होगा, अभी यहाँ पे देखिए ये जो लाइट थी इस एंगल आई के लिए ये π/2 रिफ्रैक्शन हो गया था। अब जब थोड़ा सा भी बढ़ाएंगे तो क्योंकि ये सरफेस पे है तो ये इधर आ जाएगी, इसी मीडियम में, अपने ही खुद मीडियम 2 में ही। तो क्या होता है, इसी घटना को हम कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए कुछ कंडीशंस होती हैं। ठीक है, ठीक है, मैंने आपको बताया क्या कि जब लाइट क्या है, किसी विशेष एंगल के लिए जो है, पहले लाइट को एंगल को हम बढ़ाते जाते हैं। यहाँ से एंगल आई है, इसको थोड़ा सा और बढ़ाएंगे तो ये जो है रिफ्रैक्शन वाली जो ये रे है, ये थोड़ा सा और नीचे जाएगी, ऐसे हल्का हो जाएगी। तो इसका मतलब जब एंगल को हम और ढेर सारा बढ़ा देंगे पर्याप्त दूरी पे, क्या होगा कि जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो एकदम सरफेस से होकर निकल जाता है। ये जो रे होगी सरफेस से होकर निकल जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो एंगल आई है, ये तो आई है, जो आर है वो π/2 है। तो उसी आई और आर को हमने रख के स्नेल्स लॉ में हमें ये रिजल्ट मिला। ये रिजल्ट क्या बताता है, साइन आई इज इक्वल टू n12। ठीक, तो हमें क्या मिलता है, अब हम ये देखते हैं कि ये जो एंगल है आई, ये मिनिमम एंगल है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए। मतलब अगर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कराना है तो एंगल आई, कम से कम एंगल आई होना चाहिए।
एंगल आई होना ही चाहिए, इससे कम एंगल नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे कम एंगल करेंगे तो हमने देखा था, ये देखिए इससे कम एंगल होगा तो ये रिफ्लेक्ट कर जाएगी लाइट। तो ये कम से कम एंगल आई होना चाहिए, तो इस एंगल को कहते हैं क्रिटिकल एंगल। तो साइन आई को यहां से लिख दिए हम, साइन आई सी इज इक्वल टू N1/2। ये हो गया टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए कंडीशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन है। कम देखो हुआ कि क्रिटिकल एंगल यही होता है, क्रिटिकल एंगल यहाँ आईसी हमने लिखा है, इसका मतलब यही होता है कि कम से कम क्रिटिकल एंगल ही होना चाहिए। इससे अगर कम एंगल होगा तो वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की ये जो घटना है ये नहीं हो पाएगी। तो क्रिटिकल एंगल होगा तो टोटल, इससे ज्यादा हो जाएगा तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बढ़ता जाएगा, ऐसे होता जाएगा। तो ठीक है, हम लेक्चर को अपने समाप्त करते हैं, और ये डिसीजन क्लासेस को आप लाइक सब्सक्राइब करिए और सबको बताइए कि क्लासेस यहाँ पे चल रही हैं, इंटर की हर एक क्लासेस चल रही हैं, 10th की, 12th की, 11th की, और अच्छे लेक्चर हैं। अगर लेक्चर आपको पसंद आ रहा है तो और लोगों को बताइए, सब लोग सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।